Legit Prep. So today we are going to do the English PYQ analysis and all. We are going to start from the 2017 and 2024. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जितने भी डिवीजन्स हैं इंग्लिश में आए हैं, मतलब 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारा दिया हुआ है. So in today's class we will mainly focus on grammar and all. In the next class we will cover the subsequent topics like idioms and phrases, synonym, antonym, one word substitution. अब जैसा कि आप देख सकते हैं पैटर्न चेंज होते रहता है. कभी कभार कुछ टॉपिक्स जो हैं इतना आते हैं कि मतलब लगता है जैसे मतलब कि अगर वो करके चले गए तो मतलब ऑलमोस्ट आपने आधा इंग्लिश कर लिया, और कभी कभार वो टॉपिक्स इतने मतलब कम आते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उसका कुछ रेलेवेंस ही नहीं था. दैट इज़ वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, बिकॉज वी हैव टू डू एवरीथिंग. लीगल में चलो आपको पता चल जाता है कि टॉर्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, क्रिमिनल लॉ से इतने क्वेश्चन आएंगे एंड ऑल. बट व्हेन वी कम टू इंग्लिश दैट्स नॉट द केस एनी मोर. तो सारे ही टॉपिक्स इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि किसी को भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. अब जैसे ग्रामर के खुद देखिए, 2017 में 11 आए ग्रामर के क्वेश्चंस, 18 में 18 आया, 19 में 5, 2020 में 2, 2021 में 3, 2022 में 10, और फिर 2023 में सिर्फ 5 हो गया. ऐसे लग रहा था जैसे कि अब खत्म होने वाला है, लेकिन अचानक से फिर 15 में बैक कर गया जब 2024 में. सिमिलरली इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है उनका एक कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है. तो इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्चुअली में कह सकते हैं चलो कंसिस्टेंट रहा है थोड़ा बहुत, 1, 3, 2, 5, 5, 5. लेकिन यहीं पे सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम पहले 1 थे, फिर 5 हुए, फिर 5 हुए, फिर कंसिस्टेंट रहा, फिर अचानक से 2023 में वो 9 हो गया और फिर 5 में हो गया. सिमिलरली एंटोनिम्स जो है, तो सिनोनिम एंटोनिम एक्चुअली में कॉम्बाइंड एक टॉपिक ही होता है अपने आप में सेपरेट, तो उसको हम ऐसे ही काउंट करेंगे. फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी काफ़ी मतलब कि आए हैं. लाइक 2020 में अगर देखेंगे हम तो वो 7 बार आए हैं, और 2024 में वो 3 बार ही आए हैं बस. लेकिन अगेन व्हाट आर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल. जितना हम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. कभी कभार जामिया जो है ग्रामर को ज़्यादा दे देगा, कभी कभार कम दे देगा. फिर असर्शन रीजनिंग है, असर्शन रीजनिंग से 1 आया है. तो असर्शन रीजनिंग जो है आई थिंक वो इलीगल में अब ज़्यादा हो गया है, अब इंग्लिश में नहीं रहा है वो इतना. तो असर्शन रीजनिंग थोड़ा वीक टॉपिक है. एंड सिमिलरली एनालॉजी वाले क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं. एएमयू में आप ज़्यादा देखोगे उन क्वेश्चंस को. एनऑल 4 आए हैं 2021 में, लेकिन जनरली आप खुद ही देख लो पैटर्न की, या तो आए ही नहीं है, और अगर आए भी है तो 1, 2, 3 इन्हीं के अराउंड आए हैं. ऑड वन आउट भी नहीं आता है, बस एक ही बार आया था 2017 में, उसके बाद कभी नहीं आया है जामिया में. और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आए थे, लेकिन अचानक 2024 में सरप्राइज कर दिया. तो नाउ वी हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. तो 2023-17 में 23 था वेटेज, 2018 में 19, 22, फिर 24, फिर 26, और फिर 30 और 30, मतलब लाइक अच्छा खासा वेटेज हमारा हो गया है इंग्लिश का. अगर हम देखेंगे लास्ट के 4 ईयर्स में 26, 30, 27, 30, दैट्स अ प्रीटी डिसेंट वेटेज पहले. लेकिन इंग्लिश का अगर हम वेटेज देखेंगे तो वो कम है, 23, 19, 22, 24, लेकिन अब वेटेज बढ़ गया है. तो इंग्लिश की भी बहुत ही अहमियत हो गई है. दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सारा टॉपिक्स हमें अच्छे से करना है, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम एंड ऑल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर टुडे. तो ग्रामर में पहले हम मतलब कि 2017 से स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, और 2023 तक आज कवर कर लेंगे. तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉमिनेटिव केस. अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉमिनेटिव केस. इसको आंसर करने के लिए आपको जानना पड़ेगा पहली बात तो कि नॉमिनेटिव केस आफ्टर ऑल होता क्या है, राइट. अगर आपको नॉमिनेटिव केस ही नहीं पता तो आंसर कैसे कर पाओगे. तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं. अब जैसे मान लो इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, राइट. जैसे ये इंग्लिश का सेंटेंस है, तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, एंड दिस इज लाइक एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे आपने सुना होगा. तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है. अब वर्ब का कुछ भी हो सकता है फॉर्म, V1, V2, V3, दैट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट टू द पॉइंट. नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि जैसे वो उस सेंटेंस का कौन सब्जेक्ट है. जैसे हम बोलते नहीं है कि हमने नॉमिनेट किया इसको उस बनने के लिए, उस पोजीशन के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम नॉमिनेटिंग यू टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट. तो जिसको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ उसको मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, उसको ट्रीट कर रहा हूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंस है उसकी उस सेंटेंस में, यानी कि वो मेन इंपॉर्टेंस मतलब किसकी होती है, जो सब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कबीर, कबीर पहले आ रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हमें मिल गया, चलो अच्छा है. तो मतलब ए तो हो सकता है, क्या बी भी हो सकता है. अगर बी हो सकता है तो हम तो सीधे यहाँ पे जाएंगे. तो यहाँ पे देखेंगे येस्टरडे आई मेट योर अंकल, येस्टरडे आई मेट योर अंकल. आई अगेन क्या है, आई यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है, तो इसीलिए कबीर और आई दोनों ही सब्जेक्ट है यहाँ पे. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. उसके बाद आता है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव रिक्वायर्स अ मेयर एग्जिस्टेंस ओनली ऑफ डैश. तो 2 थिंग्स, मोर देन 2 थिंग्स, 1 थिंग्स, ईदर ए और सी एंड ऑल. तो अगेन इसमें जानना जरूरी है कि पॉजिटिव डिग्री के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं. तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है सिंपली 1 थिंग, ठीक है.
पॉजिटिव डिग्री मतलब होता है कि जब भी हम किसी क्वालिटी के बारे में बात करें किसी बिना किसी कंपैरिजन के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइक राम बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं अगर उससे सबसे अच्छा प्रेस करना चाहता तो यही बोलूँगा ना कि सबसे अच्छा लड़का है। अगर मैं उसे ये बोल दूँ कि राम जो है थोड़ा अच्छा लड़का है उसके कंपैरिजन में, तब मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में पॉजिटिव नहीं, एक तरह से मतलब टॉन्ट कर रहा हूँ, उसे नेगेटिव दे रहा हूँ। तो इसीलिए ऐसे मान के चलोगे तो पॉजिटिव डिग्री ऑन एडजेक्टिव, तो यानी कि उसको बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी इंसान के बारे में अच्छा बोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है। तो सिमिलरली पॉजिटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव का, उसके लिए भी बस एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या है, सी है। फिर उसका आता है प्लूरल ऑफ क्लोथ क्या होता है। तो प्लूरल क्लोथ क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होता है, मतलब कि कुछ लोगों को लगता है कि क्लोथ्स है, कुछ लोगों को लगता है क्लोथ्स एंड ऑल। लेकिन क्लोथ का जो मतलब कि मीनिंग क्या होता है, क्लोथ्स, क्लोथ्स बेसिकली ई एस लगता है, ठीक है, एस नहीं लगता, ई एस लगता है वहाँ पे। फिर है समथिंग दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द नाउन। अब नाउन क्या होता है बेसिकली, है ना, नाउन मतलब कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। जब भी हम ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब होते हैं। तो नाउन यानी कि हम उनके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हर बार तो हम नाम यूज़ कर नहीं सकते। अब उनके अगर हर बार मान लो आप नाम यूज़ करने लगोगे तो मतलब कि फिर प्रोनाउंस का क्या रेलेवेंस रह जाएगा। सिमिलरली नाउन जो है सेंटेंसेज में वो हमें सर्व करते हैं दिखाने के लिए किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन मतलब कि हो गया जैसे कोई पेन है, लेकिन यहीं पे बोल दूँ कि इसका पेन, तो यानी कि प्रॉपर नाउन है ना, क्योंकि उस पेन की एक अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है उससे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नाउन का मीनिंग कौन ऐड करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मतलब कि किससे नाउन का मीनिंग जो है उसमें एडिशन होता है। तो यहाँ पे हमें सीधा देखना है नाउन को, मतलब कि कोई वर्ड ले लो, अपना नाम ही डाल दो, क्योंकि बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो अ नाउन, राइट, आप प्रॉपर नाउन हो, आपका जो नाम होगा, तो उसको डाल के देखो कि किससे बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ही मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ काइंड बॉय, तो यहाँ पे नाउन है राम और काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, मीनिंग ऐड कर रहा है नाउन को यहाँ पे। लेकिन यह एडवर्ब मीनिंग ऐड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एडवर्ब तो सिंपली डिस्क्राइब करेगा वर्ब को यहाँ पे, प्रीपोजिशन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन तो बस हेल्पिंग के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे है चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर सेंटेंस। तो करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर सेंटेंस है, मतलब कि एक सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, एक एक्टर है, ठीक है। तो एक्टर सेड दैट ही हैड नॉट बीन कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन। एक्टर ने क्या कहा कि वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने वाला। अब आपको इसमें ढूंढना है कि ये डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट हो। ये तो ऑब्वियसली बात है कि रिपोर्ट हो रहा है ना। हम अगर बता रहे हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला या उसने बोला ऐसा, तो मतलब कि उसने डायरेक्टली थोड़ी ना बोला, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ कि उसने ऐसा बोला। हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में। ये भी काफ़ी आता है मतलब कि ग्रामर में। सो वी हैव टू बी लाइक केयरफुल विद दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है पहला मतलब कि ऑप्शन देखते हैं सिंपली, द एक्टर फेल्ट। द एक्टर फेल्ट, ऑलरेडी अगर एक्टर फेल्ट है तो वो कैसे बोल सकता है, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, तब तो कोई रिपोर्ट कर रहा है। सिमिलरली एक्टर टोल्ड, यहाँ पे भी रिपोर्टिंग तो हो नहीं रही। अगर रिपोर्टिंग हो रही होती तो यहाँ पे टोल्ड और फेल्ट नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बचता है हमारे पास दो ऑप्शंस। द एक्टर सेड आई वॉज नॉट, यहाँ पे टेंस गलत हो गया है ना, आई वॉज नॉट, तो यहाँ पे टेंस गलत हो गया, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, हमारे पास ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर डी, द एक्टर सेड आई हैव नॉट बीन कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड ऑल। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये समझना जरूरी है, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं समझेंगे तो आंसर कर नहीं पाएंगे, है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि हम आपस में जब अपने आप को रेफर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आवर सेल्स, इन सबको, योर सेल्फ एंड ऑल, तो उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। यानी कि एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसको, है ना। तो प्रोनाउन है, प्रोनाउंस में इन्वॉल्व है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव है, तो इसीलिए प्रोनाउन के साथ ही वो ऐड हो रहा है। तो दाऊद हैज हर्ट हिज पीपल, सिनाई इटसेल्फ ट्रेम्बल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ द गॉड एंड ऑल, राइट। अब इन सारे वर्ड्स में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या मिल रहा है, सिनाई इटसेल्फ, सिनाई इटसेल्फ आपको मिला ना। यहाँ पे इट क्या है, प्रोनाउन है, सेल्फ क्या है, लेकिन उसके साथ एडिशन है। सिमिलरली आवर, सेल्स, तो इन दोनों में मिल रहा है, तो यानी कि बोथ बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एरर। तो आपके पास चार सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मतलब तीन सेंटेंसेस दिए हैं एक्चुअली में, और उसमें ढूंढना है कि किसमें गलती है। तो आराम से एनालाइज करेंगे, आराम से ठंडे दिमाग से, और मतलब कि उसका निकालेंगे। तो हैव यू बोट एनी बिस्कुट्स, हैव यू बोट एनी बिस्कुट्स, हैव यू लाइक एनी बिस्कुट्स, वुड यू लाइक सम बिस्कुट्स एंड ऑल। अब सीधी सी बात है, हैव यू लाइक एनी बिस्कुट्स कभी सेंस बन ही नहीं रहा, क्योंकि हैव यू लाइक मतलब कि क्या तुम्हें बिस्कुट पसंद है, लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए ना, यहाँ पे वो है नहीं हेल्पिंग चीज़, वो सीमेंट नहीं है, वो सीमेंट नहीं है, तो यानी कि वो बी तो हो नहीं सकता। तो बी तो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन एरर है, राइट।
लेकिन अगर बी एरर है तो मतलब ए और सी कैसे हो सकता है, क्योंकि डी तो बोल रहा है बोथ ए एंड सी में एरर है, तो यानी कि बोथ ए एंड सी मस्ट बी करेक्ट सिंपली। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सब में देखना हो कि एरर है एरर नहीं है। अगर एक में भी ऑब्वियस एरर दिख गया तो बाकी ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं कभी कभार, जैसे यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सीधा हो गया, हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है ए और सी को और डी को। फिर है फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो फॉर द क्वेश्चन हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कोई और बोल रहा है कि आपको इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है, और अगर कोई भी सुटेबल नहीं है तो नन ऑफ द अबव यू कैन क्लिक इट। सो पहला है कि यस आई विल रिजाइन द जॉब, तो इसमें पूछा जा रहा है कि तुमने क्या मतलब डिसाइड किया है लाइक करने का। तो आंसर बंदा दे रहा है कि यस आई विल रिजाइन द जॉब एंड ऑल। दूसरा है आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, मैं अपना जॉब जो है उसे रिजाइन कर दूंगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है इसमें मतलब कि प्रॉपर सेंस बन रहा है। अगर मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है ना कि मैं यही बोलूँगा आई एज अ सब्जेक्ट को, और अगर आई एज अ सब्जेक्ट है और अगर आई फ्यूचर के बारे में बात करेगा तो ये तो नहीं बोलेगा आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, मतलब मैं जा रहा हूँ जॉब को रिजाइन करने। सिंपली बोलेगा आई विल रिजाइन द जॉब। तो अगर सिंपली बोलेगा आई विल रिजाइन द जॉब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए यस आई विल रिजाइन द जॉब, मैं जॉब छोड़ दूंगा। वो ये नहीं बोलेगा आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, क्योंकि उसको जाने की कहीं जरूरत थोड़ी ना है, वो रिडंडेंट हो जाएगा सेंटेंस जो है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट चॉइस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट चॉइस। तो इसमें है ही गेव मी एन एडवाइस। अब देखो एडवाइस के मतलब कि दो वर्ड होते हैं, एडवाइस सी वाला और दूसरा होता है एस वाला, दोनों में मीनिंग अलग हो जाता है। मीनिंग सेम रहता है इन अ वे, लेकिन उसका जो जैसे हम उसे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। तो इसमें है ही गेव मी एन एडवाइस, ओके, उसने मेरे को एडवाइस दिया, ओके। उसके बाद है ही गेव मी सम एडवाइस, ही गेव मी सम एडवाइस। फिर द सीनरीज हेयर, द सीनरीज, ठीक है, द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट चॉइस है, कौन सा मतलब कि एकदम सही है। तो यहाँ पे आराम से हमें दिख रहा है कि पहली बात तो ही गेव मी एन एडवाइस परफेक्टली फाइन है, क्यों, क्योंकि एडवाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट। एडवाइस को ऐसे वर्ब नहीं ट्रीट किया गया है, इसमें सिंपली बोला गया गिव मी एन एडवाइस। अब ये एडवाइस सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गेव मी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हो सकता था ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी होता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पे एडवाइस लिखा है एस वाला, और एस वाला जो एडवाइस होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं ट्रीट किया जा सकता, वो वर्ब होता है। तो वो वर्ब होता है तो कैसे यूज हो सकता है ऐसे। और यहाँ पे सीनरीज आर वेरी गुड, तो सीनरीज वेरी गुड आर इज ऑल्सो परफेक्टली राइट सेंटेंस, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है द मोस्ट करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आपको ढूंढना है कि देखो सारे सेंटेंसेस करेक्ट हो भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई गलत हो, लेकिन आपको ढूंढना है कि इसमें से सबसे बेस्ट सेंटेंस, सबसे मोस्ट करेक्ट क्या है। तो इसमें है वाइल देर इज लाइफ देर इज होप, बट क्या ऐसा आपको सीधी सी बात पता होगा कि क्या ईडीएम ऐसे रन करता है? नो, ईडीएम तो ऐसे रन करता है ना, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, यू नो, वाइल देर इज अ लाइफ देर इज अ होप। सो मतलब कि आपको ढूंढना है यहाँ पे कि कौन सा सबसे करेक्ट बन रहा है, सबसे मतलब अच्छा लग रहा है बोलने में। तो यहाँ पे है सन राइजेज इन द ईस्ट, हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैज बीन एक्वायर्ड अंडर एन एज जोएस, द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन द बैटल, द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट हिज आर्म इन द बैटल, सन राइजेज इन द ईस्ट, वाइल देर इज अ लाइफ देर इज अ होप एंड हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ पे सीधी सी बात देखो कि सबसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा लग रहा है आपको, सबसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आराम से पता चल रहा है ये है, और ये करेक्ट भी है, तो इसीलिए मोस्ट करेक्ट क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा ना। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ 4 वर्ड्स, तो 4 वर्ड्स में मेरी मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम है। लेकिन यहीं पे मैं मान लो 20 वर्ड्स बोलूंगा, तो 20 वर्ड्स में हो सकता है कि मैं और गलती कर दूँ। तो जितना कोई इंसान बोलता है उतना ही उसकी मतलब कि प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है वो मिस्टेक करने की। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है सबसे लंबा है, सबसे कॉम्प्लेक्स है, और फिर भी इसमें मतलब कि कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसीलिए सबसे करेक्ट रिलेटिवली यही कहलाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये फिलर्स है, फिलर्स भी काफ़ी आते हैं, जामिया में भी आते हैं, एएमयू में भी आते हैं, तो आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। ये इनके लिए आपको ज़रूरी भी नहीं है कि अलग से कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत है, यू जस्ट हैव टू लाइक एक सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ोगे और हर वर्ड से अप्लाई करोगे तो मतलब कि पता चल जाएगा, और वर्ड्स का मीनिंग नहीं भी पता हो तो देन यू कैन अप्लाई द एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन ऑलवेज वर्क्स। नाउ तो इसमें है 11th में कि जजेस बेसिकली द जज गिव द ज्यूरी इंस्ट्रक्शंस इन दैट मैनर बिकॉज देयर कॉम्प्रिहेंशन वाज क्रिटिकल टू यूज। तो यानी कि यहाँ पे जज ने ज्यूरी को, ज्यूरी मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि अमेरिका इन सब में 12 लोग, वो सब लोग होते हैं, बैठते हैं वो लाइक, ठीक है, वो लोग बैठते हैं और वो लोग भी हेल्प करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एंड ऑल, की वेदर गिल्टी है नहीं गिल्टी है। तो इसमें सीधी सी बात है कि जज जो है वो ज्यूरी को इंस्ट्रक्शंस अगर दे रहा है तो किस मैनर में देगा, फीबल मैनर में देगा, फीबल मैनर में तो दे नहीं सकता, क्योंकि फीबल का तो मतलब हो गया कि वो अच्छे से नहीं दे रहा, सीरियसली नहीं दे रहा। कैलस में देगा,
कैलस में कैसे दे सकता है, कैलस यानी कि बहुत कैजुअल हो गया। मोनोटोनस, तो मोनोटोनस यानी कि एनर्जी नहीं है, तो यहाँ में वो डेलिब्रेट दे रहा है। डेलिब्रेट का मतलब क्या हुआ, जानबूझ के दे रहा है ना, तो उसे देना ही है, उसे तो पता है, वो कॉन्शियस है, इसलिए डेलिब्रेट यहाँ पे सही आंसर है। अब हम 2018 में आ गए, तो 2018 में अगेन फिलर से पहले स्टार्ट होता है हमारा। तो इसमें है प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम इज डैश वैल्यूएबल देन एनी अदर मेटल। तो आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा राइट वर्ड है। सारे के सारे कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में यूज होते हैं। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, देखो हम प्लैटिनम को कंपेयर कर रहे हैं बाकी मेटल से, है ना, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव है ना, तो मोस्ट तो हो नहीं पाएगा। बचता है हमारे पास मच और मोर। प्लैटिनम इज मच वैल्यूएबल देन एनी अदर, है ना, प्लैटिनम इज मच वैल्यूएबल। बट वो तो अपने आप में क्या है, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, तो इसीलिए प्लैटिनम इज मोर। मोर क्या है, कंपेरेटिव दे रहा है ना। जब भी मैं बोलता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, देन व्हाट डज इट मीन, मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि मैं रिलेटिवली बेटर हूँ तुमसे, है ना। तो इसलिए कंपैरिजन के लिए हमेशा मोर आता है, तो यहाँ पे मोर आराम से फिट हो जाएगा। उसके बाद है द प्रेस इज स्टार्टिंग टू स्पेकुलेट डैश वेदर द प्रेसिडेंट कैन सर्वाइव दिस टाइम। तो प्रेस जो है वो स्पेकुलेट कर रही है, यानी कि वो मतलब लेकिन गेस वर्क कर रही है एक्चुअली में, है ना, वो गेस वर्क करने की कोशिश कर रही है कि क्या मिनिस्टर जो है इस बार भी सर्वाइव कर पाएंगे, इलेक्शंस जो आने वाले हैं। तो यानी कि इन वेदर द हो नहीं सकता, इनको इन तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब कि हम कहीं इंटर कर रहे हैं या कोई चीज़ उसके अंदर है, वो हो नहीं सकता। सिमिलरली वो मिनिस्टर के साथ तो कर नहीं रहे हैं, मिनिस्टर के ऊपर कर रहे हैं। अगर ऊपर कर रहे हैं तो मतलब कि क्या आएगा, ऊपर का इंग्लिश एग्जैक्टली में क्या होता है, ऑन होगा। तो इसीलिए द प्रेस इज स्टार्टिंग टू स्पेकुलेट ऑन वेदर द मिनिस्टर कैन सर्वाइव दिस टाइम। फिर है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अब ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है ना, जो सेंटेंस का पार्ट फॉर्म करता है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं। तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं और वो सब्जेक्ट को भी कंटेन करते हैं और प्रेडिकेट को भी कंटेन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिंपली कहते हैं क्लॉज। क्लॉज उसी के लिए होता है ना कि दिस क्लॉज में ये लिखा है। तो यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेजिस्लेशन पढ़ोगे तो लेजिस्लेशन में क्या होता है, कोई भी क्लॉज में लिखा होता है मेन सब्जेक्ट और उसके बाद फिर प्रोवाइडेड भी लिखा होता है या एक्सेप्शन लिखा होता है, एक्सप्लेनेशंस लिखा होता है। तो क्लॉज मतलब कि एक तरह से उसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लॉज आएगा सिंपली। उसके बाद आएगा काउंट। तो काउंट जो है मतलब कि कैसा वर्ब होता है। अगेन देखो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू नो दिस, बट यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब भी हम काउंट के बारे में बात करते हैं राइट, तो काउंट मतलब किसके लिए यूज़ करते हैं, काउंट हम किसी स्टैंडर्ड पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं ना, है ना, स्टैंडर्ड पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर काउंट का हम पास्ट टेंस करेंगे तो क्या होगा, काउंटेड होगा। तो अगर काउंट मतलब कि स्टैंडर्ड पास्ट टेंस का रूल फॉलो करता है जब काउंटेड बनता है, तो काउंट अपने आप में इरेगुलर तो हो नहीं सकता, यानी कि काउंट क्या होगा यहाँ पे, रेगुलर होगा। तो काउंट इज अ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब यानी कि वो प्रेजेंट में है सिंपली, है ना। तो आई एम काउंटिंग दिस, रेगुलर वर्ब है, जनरली मतलब हम फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद है ही इज ईदर मैड और हैज बिकम अ क्रिमिनल इन डैश सेंटेंस। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है ये किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। अब देखो कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें दो ही, इसमें कोई भी मीनिंग मतलब कि अलग नहीं निकल रहा है, इसमें एक ही मीनिंग निकल रहा है कि या तो वो इंसान पागल है या तो वो मतलब कि क्रिमिनल है। तो यहाँ यानी कि सिंपल सी बात है यहाँ पे, लेकिन ईदर यूज़ किया गया है और यूज़ किया गया है, ईदर और यूज़ किया गया है, यानी कि सिंपल भी नहीं हो सकता, तो क्या बचता है, कॉम्प्लेक्स बचता है ना। तो ईदर बेसिकली, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि 2017 में इतना फिलर्स नहीं आया था, लेकिन 2018 आते आते फिलर्स हमारा काफ़ी बढ़ रहा है। लाइक हम ऑलरेडी छठे क्वेश्चन पे हैं, लेकिन तब भी फिलर्स ही हमें दिख रहे हैं। सो फिलर्स जो है मतलब कि अब काफ़ी बढ़ गए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल, तो उसके फॉर्म में ज़्यादा आता है अब जामिया में क्वेश्चन इंग्लिश में। नाउ वी डैश गो टू चर्च एवरी संडे। तो यानी कि मैंने आंसर ही बोल दिया यहाँ पे तो वी गो टू चर्च एवरी संडे। देखो यहाँ पे वी गो टू चर्च एवरी संडे क्यों होगा, अगर वेंट होगा तो यानी कि एवरी नहीं आ पाएगा। एवरी संडे का मतलब है कि ये हैबिट है। अगर हैबिट है या रेगुलर है कोई चीज़, तो उसका मतलब होता है हम उसके साथ प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का मतलब है वो चीज़ अभी खत्म नहीं हुई है, वो चीज़ चलती आ रही है ना। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काम हो रहा है, यानी कि हैबिट्स, इंडिकेशन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, तो उन सब में प्रेजेंट टेंस यूज़ होते रहता है। अब वी वेंट है वो पास्ट का है, आर गोइंग यानी कि हम जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एवरी संडे का मतलब ही हो गया वो एक रेगुलर अकरेंस, एक रेगुलर हैबिट को रेफर कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट टेंस यहाँ पे सिंपली होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। नाउ द कंपाउंड नाउन आउटसेट, जो कंपाउंड नाउन है आउटसेट, उसको कैसे फॉर्म किया गया है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आउट आउट क्या होता है यहाँ पे,
आराम से आपको मीनिंग निकालना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। आपको एक वर्ड भी पता चल गया तो आपका काम ईजी हो जाता है। तो आउट यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, आउट सबको पता है यहाँ पे क्या होता है ना। तो जब आउट पता चल गया तब आराम से हमारा काम हो गया। तो सिंपल सी बात है, एडवर्ब प्लस वर्ब। फिर आता है द टर्म फ्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो टर्म फ्लू जो है बेसिकली एग्जाम्पल है वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस का। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से प्रोसेस है, तो आई थिंक ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ये आपको नहीं पता होगा, दैट्स कम्प्लीटली ओके। फ्लू जो है बेसिकली क्लिपिंग से बना है, क्योंकि देखो फ्लू जो है मतलब कि इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वर्ड था, और इस इन्फ्लुएंजा वर्ड से काट कुट के मतलब कि उसे फ्लू लाया गया। तो यानी कि यहाँ पे बात ये है कि अगर आप किसी चीज़ को काट रहे हो तो हम क्या कहते हैं, उसे क्लिपिंग कहते हैं। क्लिपिंग का मतलब ये होता है काटना। तो इन्फ्लुएंजा एक वर्ड था, इन्फ्लुएंजा को काट के फ्लू बनाया गया, तो इसीलिए जब हम वर्ड को काट के मतलब कि कोई वर्ड बनाते हैं नया, तो उसको हम कहते हैं क्लिपिंग, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स अलग चीज़ होती है। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है कि अगर मान लो यही वर्ड है, इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड कर दिया आगे तो ये सफिक्स बन जाएगा, पीछे ऐड कर दिया तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा। उसके बाद है द इंडिविजुअल अगेंस्ट डैश अ क्लेम इज कमेंस्ड इज नोन एज द डिफेंडेंट। तो यानी कि इसमें बोल रहा है कि जिस भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक क्लेम यानी कि मतलब लीगल सूट है ना, वो इनिशिएट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वो होगा, वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई वो तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे। लेकिन हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी लिया है, हम इंडिविजुअल को ऑलरेडी रेफर कर रहे हैं, तो यानी कि इंडिविजुअल को जब ऑलरेडी रेफर कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे वूम यूज़ करेंगे ना, तो इसलिए वूम होगा। यहाँ पे वो सी गलत लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे वूम ही होगा। Now then, let's try to dash this meeting by 5 p.m. तो लेट्स ट्राई टू डैश दिस मीटिंग बाय 5 p.m. wrote off का तो मतलब हो गया कि ये मीटिंग होगी ही नहीं। रिजोर्ट टू दिस मीटिंग यानी कि कोई ड्रास्टिक एक्शन को लेते हो तब वहाँ पे रिजोर्ट टू यूज़ करते हो। कैरी आउट अगेन मतलब कि कैरी आउट यानी कि वो कोई वर्क कैरी आउट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो मीटिंग हो रही है और वो भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक खत्म करना है। तो खत्म करना है कैसे करते हो, रैप अप है ना, रैप अप करते हैं ना जब कोई काम खत्म हो जाता है, तो रैप अप यहाँ पे आएगा इसीलिए। तो रैप अप जो है हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ओके, आई डोंट थिंक ये सब क्यों लिखा हुआ है, एनीवे। फिर उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो इसमें है डॉक्टर श्याम ऑलवेज सीक्स द डैश ऑफ हिज पेरेंट्स। तो डॉक्टर श्याम क्या सीख करते हैं, मतलब कि अपना ऑलवेज है ना, तो डॉक्टर श्याम हमें ढूंढना है, तो डॉक्टर श्याम क्या अपना मतलब कि पेरेंट्स का ढूंढते होंगे, एडवाइस ढूंढते होंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि एडवाइस और एडवाइस ये दो एडवाइस होते हैं, लेकिन दोनों ही एडवाइस जो है हर जगह यूज़ नहीं हो सकते, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, तो कहीं कुछ और यूज़ होगा। तो एडवाइस कौन सा वाला ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा इसीलिए। उसके बाद आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये 4 सेंटेंसेज है, इसमें आपको सिंपली ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। अगेन अगर 2-3 करेक्ट लग रहे हैं तो ढूंढना है हमें मोस्ट करेक्ट सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे सिंपली बोला है करेक्ट सेंटेंस, तो आई एम एज्यूमिंग दैट ऑल द 4 इसमें से मतलब कि तीनों गलत होंगे। तो पहली बात है आई विल इन्फॉर्म दिस देम, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो प्रिपोजिशन ही नहीं है, तो इसलिए ये तो आराम से हमारा कट गया। फिर है आई विल इन्फॉर्म देम ऑफ दिस, तो इसको अभी हम रखेंगे लिम्बो में। उसके बाद है आई विल इन्फॉर्म दिस टू देम, आई विल इन्फॉर्म देम विद दिस बेसिकली, है ना। तो हमें ढूंढना है बेसिकली कि इन्फॉर्म देम होगा या इन्फॉर्म दिस टू देम होगा। तो जब भी हम बात करते हैं ना, देखो ज़्यादातर लोग सोचेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि आई विल इन्फॉर्म दिस टू देम, ये होना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। आई विल इन्फॉर्म देम ऑफ दिस इज द राइट वर्ड एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल इसको एक हिंदी वर्ड में देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं निखिल को बताऊंगा, या फिर मैं ये बोलूँगा कि मैं इस बात को बताऊंगा निखिल को। तो अगर हम सी ऑप्शन यहाँ पे चूज करते हैं तो उसका मीनिंग यही निकलता है, इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसका मतलब निकलेगा मैं निखिल को बता दूंगा ये, आई विल इन्फॉर्म देम ऑफ दिस। फिर उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक। तो देख रहे हो मतलब कि 2018 में फिलर्स ही फिलर्स पूरा आया है, 2017 में फिलर्स का नामो निशान नहीं था, लेकिन 2018 में सिर्फ फिलर्स दिख रहे हैं हमें। ऑफ कोर्स ग्रामर ही है, लेकिन मतलब एक फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में है। उसके बाद आता है डैश टाउन्स डू वी गो थ्रू ऑन द वे। तो यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कितने टाउन्स को हम जाते हैं ऑन द वे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कितने टाउन्स को जाते थे ऑन द वे, तो हमें यहाँ पे मतलब कि बताना होगा कलेक्टिवली हमें बताना होगा, यानी कि विच टाउन्स, तो यानी कि कौन से टाउन्स को हम पास करते हैं। ओके, आई थिंक दिस वन थोड़ा हो गया, कोई नहीं। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ बीजिंग इज डैश एनी सिटी इन इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ बीजिंग, अब उसको कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हम बीजिंग की पॉपुलेशन को इंडिया की पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन बोल देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि बीजिंग की जो पॉपुलेशन है इंडिया की एक सिटी से मतलब कि बढ़ के है। लेकिन हमें वो तो नहीं करना, पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन के साथ ही कंपैरिजन होगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन दैट ऑफ यहाँ पे इंडिकेट करेगा पॉपुलेशन को रेफर कर रहे हैं हम ऑन द सिटी इन इंडिया। फिर उसके बाद है द पार्टीज मस्ट डैश द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। पार्टीज जो है वो क्या करेंगी, अबाइड करेंगी। लेकिन अबाइड क्या करेंगी, अबाइड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं, क्योंकि वो अपने आप में सिंपली इनफ नहीं है, है ना। जब इनफ नहीं है तो वो हो नहीं सकता। तो पार्टीज जो है अबाइड टू नहीं हो सकता, क्योंकि अबाइड टू यहाँ पे मतलब कि क्या है, वो सेंस नहीं बन रहा। अबाइड ऑन टर्म्स के ऊपर कैसे करेगी, तो अबाइड बाई, है ना। हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आई विल फॉलो द बाई लॉज, so the parties must abide by the terms of the agreement. I will follow by the process. The president has given his dash. The president has given his dash. तो प्रेसिडेंट क्या देगा, तो यहाँ पे डिसेंट दे नहीं सकता, क्योंकि डिसेंट का मतलब तो होता है मतलब कि हम हायरार्किकल लाइन बात कर रहे हैं कि ये है एंसेस्टर, फिर ये है मेरा, फिर ये है। एसेंट भी नहीं हो सकता, यहाँ पे एसेंट ही है। एसेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट देना अपना, तो इसीलिए एसेंट करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा 2019 का, तो नो ह्यूमन बीइंग। अब इसमें भी वही चीज़ है, फिलर्स। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, मतलब कि 2019 में जैसा आप पैटर्न ट्रेंड देख रहे हो, तो फिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट स्केप फिलर प्रैक्टिस। फिलर्स प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, बहुत ही रेलिवेंट है। उसके बाद है नो ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज डैश। तो यहाँ पे हमें मीनिंग्स पता होना चाहिए, है ना। अगर मीनिंग नहीं पता तो फिर हम कैसे करेंगे, हम गेस वर्क करेंगे। ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू डू द गेस वर्क if you don't know still, because you have a high chance of getting it right if you know the two options. But अगर कोई भी ऑप्शन नहीं पता, then you have to be very careful as to how many guesses you are making. तो यहाँ पे न्यू ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज डैश, तो यानी कि कोई भी इंसान जो है इस वर्ल्ड में क्या नहीं हो सकता, तो हमें प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। तो यहाँ पे इररिवोकेबल तो हो नहीं सकता। इररिवोकेबल हम यूज़ करते हैं किसी लेजिस्लेशन के साथ, किसी डिसीजन के साथ, इंसान के साथ नहीं। इंसान को थोड़ी ना मतलब कि लाइक रिलीज किया जाता है जिसको रिवोक कर लेंगे। सिमिलरली इररिफ्यूटेबल, अगेन इररिफ्यूटेबल जो है मतलब कि वो हो नहीं सकता। इसका मतलब तो हो गया कि किसी भी कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता होगा जिसको हम रिफ्यूट नहीं कर सकते। इनएस्टिमेबल यानी कि मतलब कि काउंट नहीं किया जा सकता जिसको। लेकिन यहाँ पे इनफॉलेबल सबसे सही बैठ रहा है। इनफॉलेबल का मतलब क्या हो गया, मतलब कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, तो यानी कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो मिस्टेक ना करे, तो यानी कि इनफॉलेबल। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे है पुलिस आर डैश विद द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। द पुलिस आर डैश विद द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो यानी कि पुलिस को मतलब कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है। अब रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल विथ नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है। सिमिलरली अकाउंटेबल फॉर होता है। नेसेसरी तो हो ही नहीं सकता। तो इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है कि उनको ट्रस्ट किया गया है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के साथ। फिर है डू नॉट इंट्रूड, दे आर टॉकिंग डैश अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, है ना। डू नॉट इंट्रूड यानी कि यहाँ पे मतलब दाखिला मत डालो। दे आर टॉकिंग अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, यानी कि वो एक सेंसिटिव मैटर को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम मत आओ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना। यहाँ पे ऑन तो हो नहीं सकता कॉन्फिडेंशियल मैटर पे। यहाँ पे फॉर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ओवर होगा, यानी कि इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके है ना। दे आर टॉकिंग ओवर अ कॉन्फिडेंशियल मैटर एंड ऑल, तो यहाँ पे ओवर आएगा। फिर द कंट्री इज अशरिंग डैश अ न्यू era। द कंट्री इज अशरिंग डैश अ era। तो कंट्री में अशरिंग जो हो रहा है वो इन हो रहा है ना, कंट्री के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे इन आ जाएगा सिंपली। इसके बाद है वी कैन नॉट डैश मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, वी कैन नॉट डैश मेकिंग अ डिसीजन, वी हैव टू डिसाइड नाउ। तो यानी कि हम जो है इस डिसीजन को बात के लिए नहीं रख सकते, है ना। इससे मतलब यही इन्फ्रेंस निकल रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव टू डिसाइड नाउ, यानी कि हमें अभी इसका फैसला करना होगा। यानी कि हमें बात के लिए फैसला नहीं करना। अब बात के लिए फैसला क्या होगा, पुट आउट का मतलब तो हो गया मतलब कि अब ख़त्म ही कर रहे हैं उसको, या कुछ और इन्फ्रेंस निकल गया। पुट ओवर, पुट अवे, यानी कि यहाँ पे हम डिले की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं उल्टा। लेकिन पुट ऑफ का मतलब क्या होता है कि बात के लिए डिले कर देना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, तो यानी कि पुट ऑफ यहाँ पे आएगा इसीलिए।
उसके बाद आता है हमारे पास 2020 का। तो 2020 में आपका देखोगे तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि अगेन देखो फिलर्स मतलब बहुत आ रहे हैं राइट कंटिन्यूअसली। तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डैश नॉट दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। तो बोर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है मतलब कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन में उसने पूछा था राइट। उसने पूछा था या नहीं पूछा था, यहाँ पे नॉट लिखा है तो नहीं पूछा होगा। विल तो हो नहीं सकता, क्योंकि विल क्या है, विल तो फ्यूचर इंडिकेट करेगा। अगर विल फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है तो विल कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो पास्ट के बारे में बात हो रही है राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमें देखना है कोई चीज़ जो पास्ट को इंडिकेट करे प्रॉपरली। तो यहाँ पे आराम से हमें सीधा आंसर क्या दिख रहा है, डेड। डेड जो है वो पास्ट में भी पूछ रहा है। और वॉस जो है, वॉस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप में सब्जेक्ट थोड़ी ना है। यहाँ पे बोर्ड है, हम बोर्ड को रेफर कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल। So did not ask this question in the previous examination. उसके बाद है इन द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी द ओनली एम ऑफ द पीपल इज टू डैश मनी बाय फेयर मीन्स और सोल। तो यानी कि आजकल की मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, यानी कि जिसमें मतलब लोगों के पास पैसा पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए। सारे लोगों का मतलब कि क्या है एम, गोल, पैसे को एक्वायर करना राइट, पैसे को कमाना, तो यानी कि एक्वायर करना। So that's it for today, guys. And meanwhile, we will cover the 2021, 2022, 2023, 2024 grammar, the questions of the grammar, spellings, and many other topics in the part two and all. So keep posted and all. Subscribe to the Legit Prep if you have not already, and do comment whatever doubts you have, whatever queries you have, and all. We will try to work on it and get back to you as soon as possible. Thank you very much.